नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे 384 उम्मीदवार, प्लान कितना दमदार। लोकसभा चुनाव का घमासान तेज होते ही एक एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए सियासी दलों ने अपनी जोड़ तोड़ तेज कर दी है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटों के लिए घमासान तेज हो गया है, जहां भूपेश बघेल के एक दांव ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीत सुनिश्चित है और इसके लिए हमें अगर बैलेट पेपर से मतदान कराना है तो 375 से अधिक प्रत्याशी यानी कांग्रेस कार्यकर्ता नामांकन भरे। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक सीट से 375 से अधिक प्रत्याशी हुए तो वहां चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगा। ऐसे में कांग्रेस की जीत निश्चित है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी सभी लोग जो हैं उनकी अपनी रणनीति है। कांग्रेस हमेशा से ही सवाल खड़े करती रही है कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतती है। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए तोड़ निकाला है। भूपेश बघेल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आज पाटन विधानसभा में कार्यकर्ताओं को जब ये नियम बताया तो सबने उत्साह के साथ संकल्प लिया है। उधर इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के अपने अपने तर्क हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा सीट पर भूपेश बघेल के होने से मुकाबला रोचक होने वाला है। इस लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, 3 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। इस लिहाज से कहीं न कहीं विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। ऐसे में अब देखना होगा कि यहां भूपेश बघेल की प्लानिंग कितनी काम आती है और क्या यह संभव हो पाएगा, और यदि ऐसा होता है तो फिर बीजेपी इसका क्या तोड़ निकालेगी। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ये कहना कि ईवीएम को हटाने के लिए 375 प्रत्याशी को उतारा जाए, मुझे लगता है ये एक निश्चित हार को देखकर स्क्रिप्ट लिखने का काम कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। जिस पूर्व मुख्यमंत्री को 5 साल भी न तो लोकतंत्र पे, न कानून पे, न विधि विधान, किसी व्यवस्था पर कभी भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, उसी का एक बार फिर से प्रकटीकरण कर रहे हैं कि इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जाए कि 375, 380 लोगों को उतारा जाए और ईवीएम से चुनाव ना हो। इस ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने बहुत सवाल खड़े किए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज किया। बल्कि ये कहा गया कि ईवीएम के मामले को लेकर यदि कोई फिर से इस तरह कोर्ट में आता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करते हुए इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है ये केवल कोई एक प्रयास नहीं कि बैलेट से चुनाव हो, ये निश्चित हार को देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर से बहाना कर रही है। तो हर एक लोकसभा में, प्रत्येक लोकसभा में 375 व्यक्ति भी नामांकन के लिए नहीं मिलेंगे। देखिए, जिस प्रकार से ईवीएम को लेके एक अविश्वास की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, भूपेश बघेल जी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि ईवीएम पे बहुत लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, और जब लोकतंत्र में जब कोई चीज़ें अविश्वसनीय हो जाए, जिसमें कुछ लोग जिसके बारे में भरोसा उठ जाए, तो आवश्यक हो जाता है कि उससे निजात पा ली जाए, क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब ये है कि सभी लोगों का उसमें विश्वास हो। देखिए, यहां आपको यह भी बता दें कि भूपेश बघेल ने जो कहा है उसके पीछे कारण क्या है और क्या संभव हो सकता है। दरअसल 384 से ज्यादा प्रत्याशी खड़े होने की दशा में मतपत्र द्वारा वोटिंग कराने की निर्वाचन आयोग की मजबूरी है। भूपेश बघेल ने यही फॉर्मूला अपनाया है। वो 400 उम्मीदवार खड़े करा रहे हैं, जिससे पोस्टल बैलेट से चुनाव होगा। दरअसल जब 64 से अधिक उम्मीदवार हो तो M3 ईवीएम का सहारा लिया जाता है, और जिस ईवीएम से 24 बैलेटिंग इकाइयों को जोड़कर नोटा सहित अधिकतम 384 अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है। यानी एक सीट पर 384 तक उम्मीदवार खड़े हो जाएं तो कई वोटिंग मशीन लगाकर चुनाव कराए जा सकते हैं। अब सवाल है कि अगर इससे भी ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाएं तो क्या होगा। इस स्थिति में चुनाव आयोग को मतदान पत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला जरूर सामने आया है, लेकिन भूपेश बघेल का ये जो प्लान है ये वाकई में कितना आसान है,
कितना कठिन है, इससे किसे फायदा है, किसे नुकसान है, इसके पीछे बहुत सारे सवाल उठना देखिए लाजमी हो गए हैं। और एक सवाल सबसे बड़ा कि ये जो प्लानिंग है और इन्होंने जो एक्सेप्ट किया इस चीज को, क्या वाकई ये कर पाएंगे और क्या ऐसा हो पाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए उज्जवल दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। उज्जवल दीपक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अनिल जी हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। उज्जवल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। उज्जवल जी, मुझे लग रहा है कांग्रेस, क्योंकि हमेशा ही हमने देखा ईवीएम पे सवाल खड़े हुए हैं, किसी भी इलेक्शन को देख लीजिए, लोकसभा के लिए भी ये एक फॉर्मूला जो आज बड़ी तेजी से देखा और भूपेश बघेल की तरफ से आया, फिर उनके कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी उसमें इंटरेस्ट दिखाया। अब ये तो खैर मैं कांग्रेस से ही पूछूंगी कि इतने नामांकन कहाँ से भरवाएंगे, वो कैंडिडेट क्या होंगे, अभी वो ऐड नहीं हमारे साथ जुड़ेंगे तब मैं उनसे पूछूंगी। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से लेती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम छोटे थे, जब ईवीएम लॉन्च हुआ था, तो हमें बताया गया कि लालू प्रसाद यादव जी एक स्टेटमेंट देते थे कि उनके चुनाव चिन्ह के अलावा अगर किसी और बटन पे मतदाता ने बटन दबाया तो उस पर करंट लगेगा। ऐसी अफवाह उड़ा उड़ा के लालू प्रसाद यादव जी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। भूपेश बघेल जी भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हार सामने है, खींच गए हैं, क्या बहाना लेकर जाएं लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने? मुद्दे तो है नहीं, राजनांदगांव के रहने वाले हैं नहीं वो, तो क्या करें? तो अफवाह फैलाई जाए। हम टेक्निकल पार्ट में जाते हैं। देखिए, एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसमें 24 बैलेट यूनिट्स आती हैं। एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट्स के नाम आ सकते हैं, जिसमें नोटा भी शामिल है। इसको अगर आप देखें, मैक्सिमम एक कंट्रोल यूनिट अगर आप एक मतदान केंद्र में देखें, इसमें 24 बैलेट यूनिट आती है, तो 384 कैंडिडेट आ सकते हैं नोटा के सहित। अगर ज्यादा कैंडिडेट हुए तो एक और कंट्रोल यूनिट स्थापित की जा सकती है। ऐसा कौन सा नियम है, बताइए मुझे, कौन से कंडिका में यह लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ 384 कैंडिडेट के आगे तो बैलेट पेपर यूज किया जाएगा? तो भूपेश बघेल जी संवैधानिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास, आपको पता है कितने सिंबल्स हैं? मात्र 148 इलेक्शन सिंबल्स हैं, क्योंकि किसी भी विधानसभा चुनाव में, किसी भी लोकसभा चुनाव में 100, मुझे लगता है 100 कैंडिडेट भी गाए बगाए कहीं आपको देखने को मिलेंगे। 148 तो टोटल इलेक्शन सिंबल हैं इलेक्शन कमीशन के पास। तो 384 की बात छोड़ दीजिए आप। जब मैंने आज चर्चा की इस बारे में, जब रिसर्च किया, तो मुझे पता लगा कि ऐसी स्थिति आने पर, 384 कैंडिडेट से ज्यादा की स्थिति आने पर, उस प्रदेश की, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि जो लॉजिकल इसका सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि एक और कंट्रोल यूनिट लगा दी जाए। तो भूपेश बघेल जी से मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को आपने 5 साल बेवकूफ बनाया है, अब अफवाह फैला के उनको भ्रमित ना करें। हार सामने है, हार के कारण अभी से ना गिनाएं। ठीक है, वापस आऊंगी। अनिल जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, अनिल जी हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है, आप ही के साथ इस चर्चा को जारी रखूंगी। उज्जवल जी, मुझे ऐसा लगता है ये जो बात अभी आपने बोली है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बात ये भी है कि जब हम प्रॉपर चीज़ों पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से पूरे कार्यकर्ताओं में इसको स्प्रेड कर रही है और उनको लग रहा है कि नहीं ऐसा करके दिखाएंगे और इस बार का इलेक्शन जीत के ही दिखाएंगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद ये डिक्लेयर ही हो गया। मुझे तो लगता है चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह का एक परसेप्शन बन गया। अब मैंने कहा ना कि महत्वपूर्ण कांग्रेस से ही जानना है, क्योंकि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, वही मुझे बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है जो चीज़ संभव नहीं है, जैसे आपने बोला कि 148 एक पूरे सिंबल की बात आपने कर दी, ठीक है, एक बैलेट मशीन में 16 नाम हो सकते हैं, 384 तो बहुत दूर की बात हो गई। मुझे लगता है तो चुनाव आयोग जो है उसकी भी अपनी गाइडलाइंस है, उन्हें भी सारी चीजें मालूम होगी। तो यदि इस तरह का कोई परसेप्शन आ रहा है तो वो तो कांग्रेस से उनको बात करनी चाहिए, या फिर इस तरह की चीजें बन रही हैं तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप गलत मैसेज नहीं भेज सकते जनता के बीच में। एक चुने हुए कैंडिडेट का ऐसी अफवाह फैलाना, ऐसा भ्रम फैलाना, चुनाव आयोग को चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से बाहर कर दे उसको।
चुनाव के वक्त पूरा अधिकार है, और एन चुनाव के वक्त अगर आप एक संवैधानिक संस्था जिसके ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, इस पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो इसमें चुनाव आयोग को तुरंत मैं आग्रह करूंगा, और मैं आज एक ट्वीट भी करूंगा, सोशल मीडिया पे भी हम पे बात लिखने वाले हैं कि ऐसे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से बाहर कर देना चाहिए। और मुझे लगता है शायद भूपेश बघेल भी यही चाह रहे हैं कि उन पे कोई कार्रवाई हो, चाहे कांग्रेस पार्टी उनकी टिकट वापस ले ले, क्योंकि डर रहे चुनाव लड़ने से, वो उनको हार निश्चित है। 11 के 11 कमल फूल भगवान श्री राम के चरणों में छत्तीसगढ़ की जनता समर्पित करने वाली है। भय, भ्रम और भ्रष्टाचार, कांग्रेस का ये खेल रहा है शुरू से, भय फैलाना, भ्रम फैलाना और भ्रष्टाचार करना, भ भ भ, और भूपेश बघेल भूपे, ये सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए इन सब चीज की। ठीक है, वापस आऊंगे, हमारे साथ अनिल जी भी जुड़ गए। अनिल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल पहुंच रही है। नमस्कार। नमस्ते अनिल जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि 384 मतलब ये टारगेट जो है, ये इसको कैसे लाने का प्लान है? क्योंकि आप जुड़े नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 148 तो एक मतलब सिंबल ही है, सिंबल ही होते हैं, तो 384 आप कहां से कैसे उनको मिलेगा, क्या होगा? दूसरी चीज ये कि इस क्राइटेरिया को आप कैसे लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कोई अलग से इसकी गाइडलाइन है क्या, या चुनाव आयोग में ऐसा कुछ है? नियम के मुताबिक मैं समझ रही हूं कि वो एक कंडीशन क्राइटेरिया अलग हो सकता है, लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने कहा, जो चीजों को लाए हैं आप लोग, उसमें पूरा परसेप्शन ऐसा ही बनाया जा रहा है कि बिल्कुल बैलेट पेपर से ही इलेक्शन हो जाएगा। मतलब कैसे? थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए इस पर। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जब चुनाव आयोग से कांग्रेस और दूसरे विपक्ष के दल मिलना चाहते, एआई का डेटा में वेदर कास्ट और एंकर अब आर्टिफिशियल होता है। आवाज आ रही है? हाँ अनिल जी, काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है, नेटवर्क शायद नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात कीजिए। आपकी आवाज स्पष्ट है? हाँ, अब बोलिए। मैं ये कह रहा था, देखिए कि आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप देखिए बहुत से न्यूज चैनलों में अब एंकर भी एआई के माध्यम से एक अनिल जी, मैं नहीं सुन पा रही हूँ सर आपको, आपकी आवाज काफी कट रही है। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वरना ऐसे में नहीं समझ पाऊंगी और वो जो क्लियरिटी चाहिए वो भी नहीं आ पाएगी। एक बार फिर से आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उज्जवल जी, मुझे लग रहा है कई सारी कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है, जबकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ इतना कहा है कि हम चुनाव आयोग के कार्यों में दखल नहीं देना चाहते जब तक बहुत ज्यादा ऑथेंटिक सबूत ना मिले। तो उसको गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, मतलब ना तो ये चुनाव आयोग को छोड़ते हैं, ना तो ये सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ते हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई तो इनका प्रकोष्ठ बन ही गया है, उसको तो प्रकोष्ठ की तरह, गुर्गों की तरह इस्तेमाल करके चंदा वसूली हो ही रही है, पूरा देश देख रहा है। तो ऐसे में अगर लोकतंत्र में किसी को कोई बात नहीं रखने दी जानी है, और अगर ये परंपरा शुरू से चल गई होती, तो क्या एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता, क्या एक राउडी देश का गृहमंत्री बन जाता? लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों का परंपरागत रूप से 70 सालों तक रक्षा की गई, इसलिए आज ये सूरत लोकतंत्र तैयार हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, उससे बहुत गंभीर समस्या आने वाले समय में पैदा हो रही है। विपक्ष का कोई नेता नहीं बचा है जिस पर मुकदमे कायम ना हो, जिसको जेल ना भेजा जाए। यह सूरत सिर्फ अंग्रेजों के शासनकाल के समय देखने को मिली थी, जब अंग्रेजी पुलिस जो भी सरकार अनिल जी, बात करता अनिल जी, था, मुझे ये बताइए, इतने सारे कैंडिडेट कहां से आएंगे? पहले तो सवाल यही हुआ, क्या इतने उम्मीदवार हैं? देखिए, नंबर एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे ख्याल से, जब तक मेरे को नेटवर्क इशू था, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे चुके हैं। उसके बाद भी उनका धैर्य और उनकी बौखलाहट बता रही है कि वो अब लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते। उन्होंने किम जोंग बैठा दिया है ऊपर, और के लिए अदानी अंबानी को बैठा दिया है। तो 2 और 2 4 लोगों में इनका पूरा देश खत्म हो जाता है। ठीक है, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। मैंने पहले ही कहा मुझे क्लियरिटी चाहिए और वो कांग्रेस से ही चाहिए। दूसरी बात, मैं आपकी बात पर आ जाता हूँ। ठीक है, आपकी बात पर आ जाता हूँ। जब जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो रहा है इस वर्ष, जनता समझ रही है कि एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश हुकूमत हम पर रूल कर रही है, ऐसा महसूस कर रही है जनता। तो 384 लोग, जब जनता अपने आई पर आ जाए तो 384 नहीं, 38,400 कैंडिडेट मिल जाएंगे। समस्या इस बात की है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को कब तक मजबूर करते रहेंगे, कब तक मीडिया को प्रभावित करते रहेंगे। आज आपने देखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है
कि मीडिया के मामले में हम 180 देशों में 146वें पायदान पर खड़े हो गए हैं, जबकि हम अंडर 50 में आते थे। मतलब मीडिया को स्वतंत्रता है ही नहीं, या तो इनकी गोदी मीडिया है या जो इनके खिलाफ बात करते हैं उनकी छापेमारी चालू हो जाती है। अनिल जी, आईटी और सीबीआई। अनिल जी, तो ना दो विपक्ष बात आई बचेगा, थी, ना मीडिया बचेगा, तो ये कौन सा अनिल जी राष्ट्र दो निर्माण बातें करना आई चाहते थी हैं? जो बीजेपी की तरफ से भी आई थी। दो महत्वपूर्ण बात थी, जैसे कि आपने कैंडिडेट्स के लिए कहा कि जब जनता हो जाएगी तो इतने कैंडिडेट्स का इससे ज्यादा हो जाएंगे, नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा नियम के मुताबिक चले। कैसे? अभी उज्जवल जी ने बताया मुझे कि 148 तो सिंबल है मैम, तो ये बताइए मुझे कि फिर वो एक 384 का जो टारगेट है, मतलब कैसे? एक तो उतने लोगों का नामांकन, उतने लोगों की उम्मीदवारी, उतने लोगों के लिए सिंबल, फिर एक मशीन चलिए बैलेट पेपर पर आप चले गए, उसको तो मैंने एक तरफ कर दिया, यदि जाना ही है, मतलब प्रैक्टिकली कैसे संभव होगा, क्या हो पाएगा, मैं वो जानना चाह रही हूं। मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली कैसे कांग्रेस उसको सफल करवा रही है? देखिए, प्रैक्टिकली बिल्कुल संभव है, क्योंकि 148 सिंबल मतलब इतिहास खत्म नहीं हो गया, सिंबल और बनाए जा सकते हैं। सर इतनी जल्दी कैसे बनेगा अनिल जी, कैसे संभव हो पाएगा? किया जा सकते हैं। उज्जवल दीपक जी आपको कुछ भी गुमराह कर रहे हो, सिंबल भी और जनरेट किया जा सकते हैं। और बात गुमराह की नहीं अनिल जी, कितनी जल्दी? तरीका है सकारात्मक विरोध का, वो एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है कि अगर आप ईवीएम पर अड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है, ये कौन सी मजबूरी है? और क्यों ऐसा सुधार किया गया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जस्टिस उसमें नहीं रहेंगे? ये जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं, जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उसको लेकर मैं समझता हूं एक बहुत स्वागत योग्य लोकतांत्रिक विरोध का तरीका है। और अगर 384 लोग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप व्यवस्था बताइए कि आप कैसे रोकेंगे उनको। और सिंबल क्यों जनरेट नहीं हो सकते? सिंबल तो 1000 जनरेट हो सकते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सिगुफेबाजी है, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे अजित पवार हो, इनके यहाँ अपराधियों का गढ़ बन गया है। ये पहले चमकाते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद चंदा वसूली करते हैं और नेताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, और उसके बाद उनको पाक साफ कर देते हैं, कानून शिथिल हो जाता है, और जो एजेंसियां हैं वो तो इनकी पूरी प्रकोष्ठ बन गई है। संवैधानिक संस्थाओं को भी ये टारगेट करते हैं, या तो इनके हिसाब से चले, या तो उन पर ये लगातार ट्रायल कर करके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अनिल जी मैं यही रोकूंगी, इसका असली रूप है। अनिल जी मैं रोकूंगी। हाँ उज्जवल जी बोलिए। इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, ये बताइए। जो पूछा गया था उसका जवाब कहाँ है? मुझे पहले एक बताइए, कौन सी नियम में ये लिखा हुआ है कि 384 कैंडिडेट्स के बाद बैलेट पेपर से चुनाव होगा? भ्रम आप फैला रहे हैं, गुमराह आप कर रहे हैं। लोकतंत्र ये वो दुनिया भर की बातें करेंगे। हमने कब नियमों की बात की उज्जवल जी? हम तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में 384 होने के बाद आप करा सकते हैं क्या? आप लिखे कैसे कराएंगे 384 से ज्यादा? मुझे मैनुअल दिखाइए इलेक्शन कमीशन की। गुमराह आप कर रहे हैं, भ्रम आप फैला रहे हैं। आप मैनुअल दिखाइए कि मैनुअल छोड़िए, आप व्यवहारिक रूप से बता दीजिए 384 के बाद कैसे चुनाव होगा ईवीएम से, मुझे बता दीजिए। भ्रम फैला रहे हैं। एक कंट्रोल यूनिट में कितनी बैलेट यूनिट उससे जुड़ सकती है, आप बता दीजिए मुझे। पाबंदी लगाई गई। अरे उज्जवल दीपक जी, आप लोकतंत्र में कब तक लोगों की आवाज दबाते रहेंगे? कब तक धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता के चरणों में कमल का फूल सौंपिए, जनता के चरणों में, क्योंकि नर ही नारायण है। नारायण की आड़ मत लीजिए। मोदी को राम से बड़ा मत बताइए, राम का श्राप लग गया तो कहीं के नहीं बचोगे। देखिए मुझे लगता है हम एक ऐसे विषय पर बात करने बैठे हैं जो लोगों तक भी जाएगा तो एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। कहते हैं ना कि कोई जानकारी यदि पहुंच रही है तो अच्छी बात है, उसमें विषयांतर होकर झगड़ा मत करिए। बहुत छोटी सी चीज थी जो कांग्रेस की तरफ से आई, हो सकता है उन्होंने समझा हो, जाना हो, कोई बात रखी हो, तो वो चीजें आ रही हैं। मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि कांग्रेस गुमराह कर रही है कि बीजेपी कर रही है। मैं तो कह रही हूँ यदि ये संभव भी होता है, यदि मान लीजिए बैलेट पेपर की बात आती भी है, तो भी फिर इतनी सारी चीजों पर काम कैसे कर पाएंगे? इलेक्शन तो बहुत नजदीक है ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। राखी जी, मैंने टेक्निकली समझाया कि कैसे पॉसिबल है और कैसे कोई नियम नहीं है इलेक्शन कमीशन में कि बैलेट पेपर की संभावना भी नहीं बनती है। और ये बताइए, पिछले कितने चुनाव हुए देश में जब कांग्रेस जीती, भाजपा हारी, आम आदमी पार्टी जीती, भाजपा हारी। भाजपा ने तो कभी ईवीएम पे क्वेश्चन, तो आप जीते तो ईवीएम सही,
आप हारे तो ईवीएम गलत। उज्जवल जी, आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए इसलिए ईवीएम सही हो गई। हम भी तो वही कह रहे हैं, बोलने दीजिए। आप सवाल नहीं उठाए इसलिए ईवीएम सही हो गई। और हमारा सवाल रहा तो हम तो जब सत्ता में आए तब भी हमने ईवीएम पर सवाल उठाए। अच्छा, मुझे ये बताइए अनिल जी, लोकतंत्र में जनता का विश्वास चुनाव की प्रणाली पर बना रहना अनिल जी, चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है अनिल जी, कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसा भी इलेक्शन होगा ईवीएम में गड़बड़ होती है? बहुत से स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है। आपके बोलने का समय नहीं है साहब। आप 15 मिनट तक आपका भाषण जनता ने सुना है। आप जबरदस्ती गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आपके तरीके से ना देश चलेगा और ना लोकतंत्र चलेगा। सिस्टम को अपनी पनौती बनाकर रखने की कोशिश मत करिए। ब्रजभूषण शरण जी जो कहता है कि दबंगई है और रहेगी, ये नहीं चलेगा लोकतंत्र में। आपकी दबंगई जनता। ठीक है, एक मिनट रुकिए अनिल जी, मुझे ये बताइए ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? बहुत से स्टेट्स में क्या आपकी सरकार नहीं है? क्या आप लोग इलेक्शन नहीं जीते? मतलब इस बार इतना ज्यादा अविश्वास क्यों है? क्योंकि हारना निश्चित है इनका हारना निश्चित है। हारने और जीतने का नहीं सवाल ये है। एक मिनट उज्जवल जी, जवाब आ जाए उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। एक मिनट उज्जवल जी, अपना अलग से इंटरव्यू करा लीजिएगा। एक स्वच्छ चैनल है गोदी मीडिया, वहां पर जाइएगा, चलवा लीजिएगा जैसे मोदी जी चलवाते हैं। अभी तो बोलने कोई 4 चैनल तो हम लोग अपनी बात रख पाते हैं। बाकी तो आपका गोदी मीडिया है, वहां अपने हिसाब से भाषण देते रहना बैठ के और मोदी जी का चलाते रहना है। आपको जबरदस्ती झूठ मूठ का गुफा में हाथ रखाने वाला। उज्जवल जी, एक मिनट रुकिए, उनका जवाब लेने दीजिए। इतना अविश्वास क्यों है? आ तो जाए पता, बहुत जगह ये चीज आती है। हाँ अनिल जी, थोड़ा जल्दी से। मैं राखी जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे इजराइल हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भरोसा लोगों का उठ गया है। और जो ये कंपनी ईवीएम जो बनाता है वो देश भी बैलेट से चुनाव कराता है। और सवाल कांग्रेस के विश्वास या भाजपा के विश्वास का नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतते हैं तब भी हम कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विश्वसनीय नहीं है। ठीक है अनिल जी, बस मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। जिस समय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तारीखों का ऐलान हुआ था, 55 लाख ईवीएम से इलेक्शन होंगे लोकसभा के, ये उन्होंने कहा था। पूरे देश से तो क्या जनता के लिए चुनाव आयोग और भाजपा की जवाबदेही नहीं है? सवाल लोकतंत्र की विश्वसनीयता का है और लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए हर दल। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है एक चीज इलेक्शन कमीशन से आप जुड़े होते हैं, जानते हैं। एकदम पारदर्शी प्रणाली से चुनाव किए जाने चाहिए। ये कांग्रेस की मांग है, आम जनता मांग रही है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी अपने उन्माद का चश्मा उतारकर देखना नहीं चाहती। सवाल सुन लीजिए, मैं कह रही हूं जब तारीखों का ऐलान हुआ था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनाव आयोग की, उन्होंने कहा था कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव है करीब 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। तो जब वो कह चुके हैं तो क्या फिर ये वाली जो नई चीज आ रही है वो क्लैश नहीं होगी? क्या वहां से चीजें नहीं आएंगी? क्या बात नहीं करना होगा? मेरा मतलब ये है कि क्लियरिटी, क्या चुनाव आयोग इस बारे में कोई, मुझे लगता है चुनाव आयोग यदि करा सकता है, संभव है तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस जाए उस चीज में। लेकिन जो असंभव सी चीज है उसको हम कैसे इस बीच में ले आएंगे इतनी जल्दी? बात इतनी सी हो रही है बस। उज्जवल जी, मैं बाद में जुड़ा, लेकिन एक विषय समझ लीजिए, एक सेकंड अनिल जी, उज्जवल जी को बोल लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूं, आपकी प्रतिक्रिया सुनूंगी। प्लीज उनको 1 सेकंड 2 मिनट टाइम दीजिएगा। बोलिए उज्जवल जी। राखी जी, आप एक बात को ऑब्जर्व कीजिएगा। आपने उनसे अभी तक बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, कौन सी बात का उन्होंने सही उत्तर दिया है या उस प्रश्न को उन्होंने सुन के भी उत्तर दिया है? इनके पास एक लिखी लगाई स्क्रिप्ट है, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, ईडी आईटी सीबीआई। 1975 को क्यों याद नहीं करते कांग्रेस वाले, जब इमरजेंसी लगा दी गई थी, जब मीडिया के बोलने पे पाबंदी थी, जब विद्याचंद शुक्ला जी ने किशोर कुमार जी के गाने बैन करा दिए थे। और आज ये आपके चैनल पे बैठ के जहां पर आप इनको बातें रखने का मौका दे रही हैं, ये आपको गोदी मीडिया कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने हमें गोदी मीडिया नहीं बोला। एक मिनट उज्जवल जी, उन्होंने गोदी मीडिया मुझे या मेरे चैनल को नहीं बोला, इसीलिए मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कुछ ही चैनल ऐसे जहां वो अपनी बात रख पाते हैं। क्लियर कर लीजिए। मीडिया बोल रहे हैं, ये 2-3 बार चैनलों को तो बख्श दीजिए साहब। मुझे और मेरे चैनल पे नहीं आया सर, उसके लिए मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर। तो वो तो मेरा विषय भी नहीं है कि मैं उनको इस चीज के लिए बोलूं। वो मुझे या मेरे चैनल को बोलते हैं, मैं उनको इंटरप्ट कर देती।
घंटे लाइव दिखाया जाता है, उन चैनलों की बात कर रहा हूं मैं। अब उन्होंने किसको गोदी मीडिया बोला और वो क्या बोलते हैं वो अनिल जी जाने और दूसरे चैनल्स जाने, संकुचों से कोई लेना देना नहीं। 6 घंटे मोदी का रोड शो चलता है जिसमें भाजपा के प्रायोजित कार्यक्रम सर चलते समय हैं, हो गया, मुझे रोकना पड़ेगा, विषय बड़ा था, विषय बड़ा था, मैं समझती हूँ, फिर बैठेंगे इस टॉपिक पे, जो भी इसका फाइनल डिसीजन निकलेगा। उसका बहुत स्पष्ट प्रमाण है। फिलहाल समय हो गया, मुझे रोकना होगा। अनिल जी, उज्जवल जी, प्लीज समय हो गया, मुझे रोकना होगा, विषय बड़ा है, हम फिर इस चर्चा में दोबारा बैठेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है, जब जब ईवीएम की बात आएगी, इलेक्शन आएगा, ये तमाम चीजें सामने आनी है, बड़ा गंभीर सा हो गया है, क्योंकि वो जो परसेप्शन एक बन रहा है कि बैलेट पेपर से हो जाएगा, क्या उसको कांग्रेस करा पाएगी? नियमों के मुताबिक देखें तो क्या ये वाकई संभव है? कुल मिलाकर ये देखने वाली बात होगी कि कल तक इसमें क्या चीज निकल कर आती, क्योंकि आज तो पूरा यही मामला निकल कर आया कि 384 उम्मीदवार, प्लान उन्होंने बना लिया है। अब ये कितना दमदार है, ये बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।